नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी समझते होंगे जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है ऐसा ही प्यार बनाए रखेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का क्वेश्चन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला बेटा, आने वाले एग्जाम के लिए DMER, HSSC, PGI, चंडीगढ़, नॉर्सेट, CHO, ESIC, DSSB। आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन है, द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो न्यूरॉन सेल है और कौन से पार्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऑप्शन 1 है एक्सॉन, ऑप्शन 2 डेंड्राइट्स, ऑप्शन 3 न्यूक्लियस, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। जो न्यूरॉन सेल होती है, आप लोगों को पता होगा बेटा न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन सेल ब्रेन के अंदर होती है सर, और मोस्ट सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के प्रति। अगर अपन बात करके चले बेटा, अगर ये एक बार डैमेज हो गई तो ये क्या नहीं हो सकती, रीजनरेट नहीं हो सकती, इसके अंदर एबिलिटी नहीं है। अगर मैं बात करके चलूँ, आपने बहुत बार इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। देखिएगा बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना होता है बीच में न्यूक्लियस सर, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये होता है एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर ही प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। कौन सी शीथ बेटा? माइलिन शीथ पाई जाती है कहाँ पर? एक्सॉन के ऊपर। और माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उस गैप को अपन बोलते हैं सर नोड ऑफ रेन्यूअर। और लास्ट में बेटा टर्मिनल बटन्स पाए जाते हैं, और इन बटन्स के अंदर अपन बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइल कोलिन सर। और अगर मैं बात करके चलूँ, दो न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक स्पेस, और साइनेप्टिक स्पेस से ऊपर प्री साइनेप्टिक और नीचे वाला पोस्ट साइनेप्टिक। अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे सर? रिलीज होकर कहाँ जाते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करके चलूँ मसल्स के ऊपर जाएंगे तो बेटा मसल को क्या करेंगे, मसल के ऊपर चैनल प्रेजेंट होंगे, और चैनल होते हैं सोडियम का होगा, पोटासियम का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, उसको ओपन करने का कार्य करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करते हैं सर? सहायक होते हैं कौन? न्यूरो ट्रांसमीटर। अगर मैं बात करके चलूँ, जो न्यूरॉन सेल है किससे बनी हुई होती है? एक्सॉन से भी, डेंड्राइट से भी, न्यूक्लियस से भी। सभी मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं सर? न्यूरॉन सेल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा आज की क्लास का, द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो न्यूरॉन सेल है कौन से पार्ट की बनी हुई होती है? ऑप्शन 1 सेंसरी, ऑप्शन 2 मोटार, ऑप्शन 3 स्केलेटल, ऑप्शन 4 है ए एंड बी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। जो न्यूरॉन सेल है बेटा, ब्रेन के अंदर जो सेल पाई जाती है उसे न्यूरॉन सेल बोलते हैं, और बेटा उसके अंदर सेंसरी भी और मोटार भी दोनों फंक्शन करने की एबिलिटी होती है। सेंसरी तो अगर मैं बात करके चलूँ, किसी भी बॉडी पार्ट से सेंसेशन लेके आना सेंसरी का काम करेगा, और मैं बात करके चलूँ बेटा वापस से मैसेज को सेंड करना और रिस्पॉन्स देना उसके अगेंस्ट, अपन बोलेंगे सर मोटार काम करेगी। और सेंसरी और मोटार ऑप्शन नंबर 4 दिया गया, ए एंड बी दोनों अपने क्या रहेंगे सर? राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाउ डू न्यूरॉन कम्युनिकेट विद वन अनदर। दो न्यूरॉन आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं सर? ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, ऑप्शन 2 है केमिकली कर सकते हैं, ऑप्शन 3 है बेटा थ्रू वीक रेडियो इलेक्ट्रिक वेव लाइक इम्पल्स। जैसे इम्पल्स होती है इलेक्ट्रिक की ऐसे कर सकते हैं, या ए एंड बी इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं सर और केमिकली भी कर सकते हैं। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। दो न्यूरॉन आपस में बातचीत कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? हमेशा याद रखिएगा सर केमिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल बटन्स होते हैं उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रिकली भी क्या कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन ए एंड बी, फोर्थ आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर मैं बात करके चलूँ, क्रेनियल नर्व फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कारण कौन सी नंबर की जो क्रेनियल नर्व है और क्या होने के चांसेस होंगे बेटा? अफेक्टेड होने के चांसेस होंगे। ऑप्शन 1 है सेकेंड, ऑप्शन 2 थर्ड, ऑप्शन 3 फोर्थ, और ऑप्शन 4 है बेटा फिफ्थ। आप सभी को पता होगा क्रेनियल नर्व होती है टोटल 12। कितनी होती है बेटा? 12 होती हैं। और 12 के अंदर मैं बात करके चलूँ, कुछ तो सेंसरी होती हैं, कुछ मोटार होती हैं, और कुछ होती हैं मिक्स्ड। अगर मैं बात करके चलूँ सर सेंसरी कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा रूम नंबर 1 to 8, रूम नंबर 128 के नाम से याद रख सकते हैं, होती है सेंसरी।
अगर बेटा मैं बात करके चलूँ सर मोटार कौन सी होती हैं, मोटार के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा 3, 4, 6, 11 और 12 ये होती है मोटार। अगर मैं बात करके चलूँ मिक्स्ड कौन सी होंगी सर, हमेशा याद रखिएगा बेटा मिक्स्ड होती हैं 5, 7, 9 पे 10, 5, 7, 9 और 10 ये होती है अपनी मिक्स्ड क्रेनियल नाव होती हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलूँ अगर आईओपी बढ़ा हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ और नॉर्मल होता है सर, मैं भी सभी को पता होगा 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है। मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का अपन यूज करते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ है तो कौन सी क्रेनियल नाव को अफेक्ट कर सकता है, हमेशा याद रखिएगा क्रेनियल नंबर 3 ओकुलोमोटर। कौन सी मोटार, ओकुलोमोटर को अफेक्ट कर सकता है। अगर आईओपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है सर, ड्यूरामेटर होती है, पियामेटर होती है, एर्कनोइड मेटर होती है या कोरोइड फ्लेक्सिस होती है। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। अगर मैं बात करके चलूं सर मेनिंजेस होती क्या है, आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ ए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन को बोला जाता है मेनिंजेस, और मेनिंजेस नंबर में होती हैं 3। अगर आउटर ट्यूनर की मैं बात करके चलो बेटा याद रखिएगा डीएपी के खाद का कट्टा आता है, डीएपी के नाम से अपन याद रख सकते हैं सर ड्यूरामेटर, एर्कनोइड मेटर सर और पियामेटर। अगर बेटा इनर टू आउटर पूछ ले तो अपन याद रख सकते हैं पैड के नाम से याद रख सकते हैं, पियामेटर, एर्कनोइड मेटर और ड्यूरामेटर के नाम से अपन याद रख सकते हैं सर। सबसे इनर होती है पिया, फिर होती है एर्कनोइड, फिर होती है ड्यूरा। अगर मैं बात करके चलूँ सर मेनिंजाइटिस के अंदर सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट, सबसे पहले इन्फ्लामेशन कौन सी मेनिंजेस के अंदर होने का चांसेस रहेगा, कौन सी लेयर के अंदर होने का चांसेस रहेगा, पियामेटर के अंदर, फिर बेटा एर्कनोइड मेटर और लास्ट वन होता है ड्यूरामेटर के अंदर। अगर मैं नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर ही आंसर जानना चाहें तो अपना राइट आंसर रहेगा सर पियामेटर इज द राइट आंसर, इनर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द क्रेनियल नाउ विच रेगुलेट हार्ट रेट इज। कौन सी क्रेनियल नाउ होगी जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए सहायक होती है। अगर मैं सारी की सारी क्रेनियल नाउ आप लोगों के सामने बताना चाहूँ तो बेटा एक ट्रिक है, वन ऑफ आवर तमिल टीचर आस्क फॉर वेरी ग्रीन वेजिटेबल एंड हलवा। अगर मैं बात करके चलूँ ओ से सर सबसे पहले ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ओकुलोमोटर, फिर ट्रॉन्कुलियर, फिर ट्राइजेमिनल, फिर एब्डुसेन, फिर फेशियल, फिर वेगस, फिर ग्लोसोफेरेंजियल, फिर बेटा वेस्टिबुलो कोक्लियर 8th नंबर पे आएगी, फिर आएगी वेगस आएगी 10th नंबर पर, फिर आएगी एसेसरी और लास्ट वन होती है हाइपोग्लोसियल। अगर मैं बात करके चलूँ बेटा जो वेगस ना होती है वो सप्लाई करती है हार्ट एंड जीआईटी को, और बेटा हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी वेगस नर्व। कौन सी नर्व सर, वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट रेट को मेंटेन रखने के लिए, तो अपना राइट आंसर जाएगा। और वेगस नर्व कौन से नंबर की होती है तो हमेशा याद रखिएगा सर 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वेगस नर्व, और वेगस नर्व रेगुलेट करती है हार्ट बीट को। कभी भी याद रखना बेटा अगर मैं बात कर चलूँ हार्ट डिजीज हैं, हार्ट डिजीज के अंदर अपन क्या करते हैं सर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। एक तो वेलसेलम मैनेवर को बोल सकता हूँ, एक मैं बोल सकता हूँ कभी भी रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना, नहीं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और हार्ट रेट के अंदर और ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी को क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। इन दोनों कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा बेटा अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखते हैं। तो राइट आंसर जाएगा सर 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है और रेगुलेट करती है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पेपिलरी कॉन्ट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो कि पेपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कंट्रोल करने में सहायक होती है, जो अपने प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में सहायक होती है। ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर मैं बात करके चलूँ आई के अंदर टोटल 6 मसल होती हैं। कितनी होती है बेटा, टोटल 6 मसल होती हैं आई के अंदर। अगर मैं बात करें सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, एक होती है सुपीरियर ऑब्लिक, एक होती है इन्फीरियर ऑब्लिक। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा 4 मसल्स का आई की बॉल मूवमेंट कराने के लिए सहायक होती है
कौन सी? ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नंबर 3। और 4 मसल्स की मूवमेंट कराने का काम कौन करती है? ओक्यूलोमोटर। एक का करती है 4th और एक का करती है 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। और बेटा प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए भी कंट्रोल करती है, कौन करती है? 3rd क्रेनियल नर्व। अपना राइट आंसर जाएगा प्रीमोटर एरिया, फ्रंटल एरिया या पोस्ट सेंट्रल एरिया। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। जो भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं राइट आंसर देने की कोशिश करो बेटा। स्पीच सेंटर इज ब्रोकाज एरिया, प्रीमोटर एरिया, फ्रंटल एरिया या पोस्ट सेंट्रल एरिया। सभी को पता होगा। अगर मैं बात करूँ, चलो ब्रेन के अंदर बेटा 4 लोब होते हैं सर। 4 लोब कौन कौन से? एक तो फ्रंटल लोब, एक पैराइटल लोब, एक टेम्पोरल लोब, एक ओसिपिटल लोब। अगर मैं बात करूँ तो बेटा फ्रंटल लोब के अंदर एक तो मोटार एरिया होता है, एक प्री फ्रंटल एरिया होता है। प्री फ्रंटल एरिया अगर मैं बात कर चलूँ IQ लेवल, थिंकिंग वगैरह को मेंटेन करने काम आता है। और मोटार एरिया एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करने काम आता है। और बेटा नेक्स्ट वन सर पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब के अंदर बेटा मैं बात करके चलूँ T2 P2, T2 P2 हमेशा याद रखिएगा। पैराइटल लोब के अंदर सर T2 P2 टेम्परेचर, टच, पेन, प्रेशर का सेंसेशन प्रेजेंट होता है। और साथ में गैस्ट्रेटरी का भी सेंसेशन कहाँ पर होता है? पैराइटल लोब के अंदर। नेक्स्ट वन सर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा अपना हीरिंग का और बेटा अपना स्मेल का, दोनों ऑल फैक्ट्री में बोल सकता हूँ और बेटा मैं हीरिंग के लिए बोल सकता हूँ। दोनों का कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब के अंदर होता है सर। और बेटा विजन का कहाँ पर होता है? ओसिपिटल लोब के अंदर होता है। अगर मैं बात करके चलूँ, एक तो होता है सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया होता है। अगर मैं बात कर चलूँ फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होगा और इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। और बेटा अगर मैं बात करके चलूँ ब्रोकाज एरिया के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव फेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया बोला जाएगा। अगर मैं बात करके चलूँ इसके अंदर जो क्लाइंट होगा वो क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं बात करके चलूँ इसके अंदर बिल्कुल म्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? म्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वन सर एक लोब होता है टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है वर्निक्स। कौन सा बेटा? वर्निक्स एरिया। और वर्निक्स एरिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो इसको बोलते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। और बेटा इसके अंदर बिल्कुल जो पर्सन होता है वो क्या देखने को मिलेगा? वाहे होम प्रॉपर सेंस में क्या नहीं कर पाएगा? प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर स्पीच सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रोकाज एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्लास का मेडुला ऑब्लंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मेडुला ऑब्लंगेटा उसको क्या बोला जाएगा? प्रोजेनसेफ्लोन बोला जाएगा, मेसेनसेफ्लोन बोला जाएगा, माइलोनसेफ्लोन बोला जाएगा या मेटनसेफ्लोन बोला जाएगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। आप सभी को पता होगा। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ बेटा, जैसे कि 4th वीक्स ऑफ जब जेस्टेशन एज होती है 28 दिन की होती है, सभी को पता होगा। न्यूरल ट्यूब होती है और न्यूरल ट्यूब के 2 पार्ट होंगे। अगर मैं बात करके चलूँ, एक तो होता है सिफेलो, एक होता है कोडल। सिफेलो बेटा फ्यूज होता है 25 डेज पर और कोडल होता है 28 डेज पर। अगर बेटा ये फ्यूज नहीं होता है, सिफेलो फ्यूज नहीं होता तो अपने को देखने को मिलता है सर क्या देखने को मिलेगा? अपने को देखने को मिलेगा एनएनसिफेली और एनसिफेलोसील। अगर सर मैं बात करके चलूँ कोडल वाला पार्ट अगर फ्यूज नहीं होता है तो अपने को स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। और स्पाइना बाइफिडा ओकल्ट और बाइफिडा 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करके चलूँ 4 to 5 वीक्स के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो होता है सबसे पहले प्रोजेनसेफ्लोन, फिर बेटा मेसेनसेफ्लोन और फिर बेटा रोम्बेनसेफ्लोन। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। अगर तीनों के अंदर मैं बात करके चलूँ प्रोजेनसेफ्लोन से बेटा निकलता है एक तो टेलिनसेफ्लोन। क्या निकलता है बेटा? टेलिनसेफ्लोन, एक डायनसेफ्लोन। मेसेनसेफ्लोन से बेटा मेसेनसेफ्लोन ही निकलता है। रोम्बेनसेफ्लोन से मैं बात करके चलूँ मायनसेफ्लोन और मेटनसेफ्लोन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करके चलूँ थ्रोम्बो सबसे पहले टेलिनसेफ्लोन, टेलिनसेफ्लोन से बेटा अपना बनता है सेरिब्रम। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ डायनसेफ्लोन, डायनसेफ्लोन से बनता है बेटा अपना मिड ब्रेन। क्या बनता है बेटा? थैलेमस बनता है। क्या बनता है? थैलेमस बनता है। नेक्स्ट वन मेसेनसेफ्लोन, मेसेनसेफ्लोन से अपना बनता है मिड ब्रेन। क्या बनता है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट बेटा मेटनसेफ्लोन, मेटनसेफ्लोन से बनेगा पोन्स प्लस में सेरिबेलम। और लास्ट वन आता है मायनसेफ्लोन, मायनसेफ्लोन से बनता है अपना मेडुला ऑब्लंगेटा। मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो राइट आंसर रहेगा सर मेडुला ऑब्लंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायलोनसेफ्लोन बोला जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण
कौन सी एक्टिविटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है? हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलती है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, या ऑल ऑफ दीज। आप सभी को पता होगा बॉडी के अंदर एक तो अगर मैं बात करके चलो बेटा, अगर मैं बात करें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है नोर एपिनेफ्रिन और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर काम करता है एसिटाइल कोलिन। अगर मैं बात करके चलो बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नोर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हार्ट रेट के अंदर मैं बात करूँ चलो कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर बेटा वेजोडाइलेशन होगा, और वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर। सेकंड वन बेटा मैं बात करके चलूँ सर क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलती है हार्ट रेट। लंग्स के ऊपर क्या आएगा? ब्रोंकोडाइलेशन होगा और इंक्रीज देखने को मिलती है रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट बेटा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन पास आउट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी सर। सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सिक्रीशन होंगे, सलाइवा वगैरह कम आएंगे, टीयर्स वगैरह प्रोड्यूस कम होंगे। नेक्स्ट में बेटा भूख कम लगेगी, एनोरेक्सिया कम होगा, डाइजेस्टिव जूस वगैरह कम बनेगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करिए चलो सेकंड वन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर इसके अपोजिट होगा। पैरासिम्पैथेटिक को अपन बोल के चलते हैं रेस्ट एंड स्लीप बोल सकते हैं, और सिंपैथेटिक को बोलते हैं बेटा फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। इसके अंदर सारे के सारे अपोजिट फंक्शन देखने को मिलते हैं सिंपैथेटिक से, और सिंपैथेटिक के अंदर मैंने बताया क्या देखने को मिलेगा? हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, CSF इज सिक्रेटेड फ्रॉम। CSF किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है? ऑप्शन वन है कोर्ड फ्लेक्सिस, ऑप्शन सेकंड है एरिकनोइड विलाई, ऑप्शन थ्री है बेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ऑप्शन फोर्थ है एक्विडक्ट। हमेशा याद रखिएगा CSF को लिम्फ ऑफ CNS बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लिम्फ ऑफ CNS भी बोला जाता है किसको? CSF को। अगर मैं बात करके चलूँ CSF का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा होता है सर। और कोरोइड फ्लेक्सिस का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फॉर्मेशन होता है एपेंडाइमल सेल के द्वारा। एपेंडाइमल एक न्यूरोगिलियल सेल है बेटा। अगर मैं बात करूँ चलो कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होती हैं बहुत तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, और लेटरल वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और बेटा एक थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है? कोरोइड फ्लेक्सिस पाई जाती है, जो कि बेटा कुछ अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोडक्शन होता है किसका सर? CSF का। कुछ अमाउंट में प्रोडक्शन होता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। अगर मैं बात करें चलो बेटा CSF के फ्लो की, CSF का फ्लो कैसे होता है सर? लेटरल वेंट्रिकल से बेटा थर्ड वेंट्रिकल में आएगा इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा, या फोरामेन ऑफ मुनेरो के द्वारा बोल सकता हूं। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है सेरिब्रल एक्विडक्ट के द्वारा, या एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस के द्वारा। और बेटा फोर्थ वेंट्रिकल से एक तो मिडियल अपर्चर में जाता है, एक लेटरल अपर्चर में जाता है। मिडियल अपर्चर में फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और बेटा लेटरल अपर्चर में फोरामेन ऑफ प्लुस्का के द्वारा। कहां पर? सब एरिकनोइड एक सेंट्रल कैनाल के द्वारा सब एरिकनोइड स्पेस में जाएगा, और सब एरिकनोइड स्पेस में प्रेजेंट होती हैं सब एरिकनोइड विलाई, और सब एरिकनोइड विलाई के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। नॉर्मल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करें तो बेटा CSF का नॉर्मल प्रोडक्शन है कितना होता है? 1 मिनट के अंदर 0.5 ml, 1 आवर के अंदर बेटा 30 ml, और 1 डे के अंदर बेटा 500 से 720 ml। और बेटा इसकी कांस्टेंट अमाउंट बचती है 120 to 150 ml, इसकी कांस्टेंट अमाउंट बच जाती है एब्जॉर्प्शन होने के बाद। CSF का प्रेशर अगर मैं बात करके चलूँ, अगर बेटा सुपाइन पोजीशन में है या सीटिंग पोजीशन में है तो सॉरी 10 to 15 cm H2 होगा। अगर बेटा मैं बात करके चलूँ, अगर पेशेंट है बेटा स्टैंडिंग पोजीशन में तो हमेशा याद रखिएगा सर 30 cm H2 होगा। कितना होगा बेटा? 30 cm H2 होगा। नेक्स्ट बेटा हमें क्वेश्चन पूछा गया था CSF का सिक्रेटेड कौन करता है? तो कोरोइड फ्लेक्सिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSF। CSF के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है? इट इज क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस फ्लूइड। ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंट इन वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड कैनाल एंड अराउंड द ब्रेन। यह बेटा प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, स्पाइनल कैनाल के अंदर होता है, और अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के चारों तरफ होता है, बिल्कुल होता है। एरिकनोइड विलाई प्रोड्यूस CSF जो प्रोड्यूस करने का काम होता है CSF प्रोड्यूस होता है एरिकनोइड विलाई के द्वारा। नेक्स्ट में बेटा CSF कंटेनिंग ग्लूकोज प्रोटीन एंड WBC। CSF कंटेन करता है ग्लूकोज को, प्रोटीन को, WBC को। बाकी तीनों बातें ठीक से बेटा। अगर मैं बात करूँ कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, और फ्लूइड होता है, क्लियर भी होता है। नेक्स्ट में बेटा वेंट्रिकल्स के अंदर स्पाइनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सर एरिकनोइड विलाई का काम तो इसको एब्जॉर्प्शन करने का होता है, ना कि इसका प्रोडक्शन करने का। और प्रोडक्शन करने का पिछले क्वेश्चन में बात की कोरोइड फ्लेक्सिस का काम होता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कंस्ट्रक्शन इज
स्किन इज ड्यू टू, स्किन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आएंगे, सिंपैथेटिक की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से, वेल एंड फ्लेयर की वजह से, या वार्म क्लाइमेट की वजह से। अगर मैं बात करके चलो बेटा कॉन्ट्रैक्शन स्वेटिंग किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सर सिंपैथेटिक के अंदर स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और कॉन्ट्रैक्शन भी बेटा किसके अंदर देखने को मिलेंगे बेटा, अपने देखने को मिलेंगे सिंपैथेटिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज ही सा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर कॉज बेल्स पाल्सी, कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो कि कॉज करती है बेल्स पाल्सी? ऑप्शन 1 है फेशियल, ऑप्शन 2 है ट्राइजेमिनल, ऑप्शन 3 है वेगस, ऑप्शन 4 है वेस्टिबुलर कोक्लियर। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। फेशियल होती है 7th, ट्राइजेमिनल होती है 5th, वेगस होती है 5th 10th, और वेस्टिबुलर कोक्लियर होती है बेटा 8th क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी क्या होगा? अगर मैं बात करें चलो बेटा हाइपो स्टिमुलेशन हो जाना, क्या हो जाना? हाइपो स्टिमुलेशन हो जाना किसका? क्रेनियल नंबर 7 का, फेशियल नर्व का क्या हो जाना बेटा? हाइपो स्टिमुलेशन हो जाना, जिसके कारण देखने को मिलता है बेल्स पाल्सी बोल के चलते हैं। इसी को फेशियल पाल्सी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करें चलूं आई की मूवमेंट नहीं कर पाएगा बंदा, और एक साइड से बेटा क्या देखने को मिलेगा? मुंह लटका हुआ मिलेगा। कोई भी अगर मैं एक्सप्रेशन वगैरह नहीं होंगे। अगर मैं बात करें चलूँ इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करके चलते हैं सर? मैनेजमेंट के अंदर बेटा हमेशा याद रखिएगा, जिस साइड पर भी फेशियल पाल्सी हुआ है या बेल्स पाल्सी हुआ है उस साइड से कभी भी स्विंग नहीं करवाना चाहिए। क्या नहीं करवाना चाहिए? स्विंग नहीं करवाना चाहिए। लाइट मसाज अपने को क्या करनी चाहिए? प्रोवाइड करनी चाहिए। यही होता है बेल्स पाल्सी। और बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व के कारण बेटा? फेशियल नर्व के कारण। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्म इज, ब्रेन का नियोप्लाज्म कौन सा होता है सबसे ज्यादा? एक्वेस्टिक न्यूरोमा होता है, न्यूरोमा होता है, ग्लियोमा होता है, या एंजियोमा होता है? फटाफट राइट आंसर देने की बात करें बेटा, ब्रेन के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा देखा है? बच्चे के अंदर तो बेटा मेडुलोब्लास्टोमा देखा जाता है, और ब्रेन के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ग्लियोमा। क्या होता है बेटा? ग्लियोमा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट जाएगा, ग्लियोमा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? पर्सनल नर्व, अल्नर नर्व, ब्रेकियल नर्व, मीडियन नर्व? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर? हमेशा याद रखिएगा कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर सर मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है, और मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है मोस्ट कॉमन अपने को देखने को मिलता है टाइपिस्ट वगैरह के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? जो पहली और दूसरी है, पहली और दूसरी फिंगर होती है, इसकी क्या नहीं होगा? फ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसका फ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये अपने को देखने को मिलती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, टाइपिस्ट वगैरह के अंदर देखने को मिलती है, जो कि अपनी इंडेक्स फिंगर का ज्यादा यूज करता है, उस पर्सन के अंदर देखने को मिलता है मीडियन नर्व इंजरी, और मीडियन नर्व इंजरी के कारण देखने को मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ग्लासगो स्केल है ऑल एक्सेप्ट जीसीएस के अंदर, जीसीएस ग्लासगो स्केल के अंदर सारी की सारी चीजें होती हैं, केवल एक चीज को छोड़कर सेंसरी रिस्पांस को काउंट किया जाएगा, आई ओपनिंग को काउंट किया जाएगा, वर्बल रिस्पांस को काउंट किया जाएगा, या मोटर रिस्पांस को काउंट किया जाएगा। सभी को पता होगा सर ग्लासगो स्केल 1974 को आया था। किसने दिया था सर? ग्राम टोस्डेल एंड ब्रियन जेनेट ने दिया था। अगर मैं बात करें चलो इसके अंदर बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं ईवीएम आई रिस्पांस, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस होता है। इसके अंदर मिनिमम स्कोर 3 होता है, मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। अगर किसी क्लाइंट का स्कोर जीसीएस बेटा 8 या 8 से कम है तो इंडिकेट करेगा बंदा किसके अंदर जा रहा है? कोमा के अंदर जा रहा है। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर सेंसरी रिस्पांस काउंट नहीं करते हैं, जीसीएस के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, सीएसएफ फाइंडिंग इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है तो सीएसएफ के अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो सीएसएफ के अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? कौन सी देखने को मिल सकती है? मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस के अंदर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या सा लेवल देखने को मिल सकता है? इंक्रीज प्रोटीन डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज प्रोटीन इंक्रीज शुगर, डिक्रीज प्रोटीन इंक्रीज शुगर, डिक्रीज प्रोटीन डिक्रीज शुगर। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन का लेवल तो बढ़ेगा सर, प्रोटीन का लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन शुगर का लेवल क्या होगा सर? कम होगा। इंक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज शुगर देखने को मिलता है किसके अंदर है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। किसके अंदर बेटा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज क्लास का, नॉर्मल सीएसएफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉर्मल जो सीएसएफ होता है सीएसएफ के अंदर सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है आरबीसी, ऑप्शन 2 है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन 3 है इंसुलिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन। कौन सी चीज है जो कि नहीं पाई जाती किसके अंदर बेटा? अपने सीएसएफ के अंदर, किसी एक चीज को छोड़कर। आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता, या प्रोटीन नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती नॉर्मल कंडीशन के अंदर। किसके अंदर? सीएसएफ के अंदर। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो जो सीएसएफ है सीएसएफ का कलर देखने को मिलेगा पिंक के, और इंडिकेट करेगा क्या हुआ है? इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। क्या हुई बेटा? इंटरनल ब्लीडिंग हुई है।
नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू गुलियन बैरियर सिंड्रोम। जीबीएस किसके कारण, कौन सी कंडीशन के डैमेज होने के कारण, कौन सी चीज के डैमेज होने के कारण जीबीएस देखने को मिलता है, गुलियन बैरियर सिंड्रोम देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा गुलियन बैरियर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है 15 से 30 साल की उम्र के अंदर है। और बेटा गुलियन बैरियर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो अपनी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है स्वान सेल और श्वान सेल, जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है पीएनएस के अंदर करती है, और पीएनएस के अंदर करती है, अगर इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो अपने को गुलियन बैरियर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखेगा कि उसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होने से बेटा डैमेज होने के कारण लीड होता है गुलियन बैरियर सिंड्रोम। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर सर जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं असेंडिंग टू असेंडिंग से डिसेंडिंग देखने को मिलते हैं। अपन सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होगी, फिर बेटा धीरे धीरे अपर बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे लास्ट में इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं किसके अंदर, गुलियन बैरियर सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन अर्ली सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर सबसे पहला अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन 1 डिस्फेजिया, ऑप्शन सेकंड है फेटिक इंप्रूविंग इन द इवनिंग, इस रात के टाइम पर शाम के टाइम पर ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है पटोसिस है, आई का ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए किसकी डिजीज होती है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है सर। क्या सी होती है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है। कोलिनाइट्रेज क्या कर जाता है, एसिटाइलकोलिन को खा जाता है, और बेटा क्या देखने को मिलता है इस डिजीज कंडीशन के अंदर एसिटाइलकोलिन जैसी सेम एज एंटीबॉडीज बन जाती है, और किसके ऊपर बाइंड हो जाती है, सोडियम में पोटासियम चैनल के ऊपर बाइंड हो जाती है, जिसके कारण बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जिसके कारण पटोसिस सबसे अर्ली साइन देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर सर पटोसिस सबसे पहला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आइस पैक इज टेस्ट डन फॉर, जो आइस पैक टेस्ट है वो किसके लिए डन करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, हाइपोकैलेमिक पीरियड पैरालिसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, या मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। तो हमेशा याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए परफॉर्म करते हैं आइस पैक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्ली सिम्टम क्या होगा, पटोसिस होगा, पिलरोलिंग मोमेंट होंगे, डिमेंशिया होगा, या डिप्लोपिया होगा। सबसे पहले बेटा हमेशा याद रखिएगा अर्लीस्ट सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का होता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट, किसके बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, किसके अंदर, सीएनएस के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फॉर्मेशन करने का काम करती है माइलिन शीथ का। अगर उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो कंडीशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होती है बेटा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है विजन लॉस। क्या देखने को मिलता है, सॉरी विजन लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद देखने को मिलता है फैटिक, सबसे पहला साइन आएगा बेटा विजन लॉस। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपी शंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर। वीपी शंट किसका सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, ऑप्शन 1 स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन सेकंड है ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन 3 हाइड्रोसिफेलिस, ऑप्शन डी एएसडी। वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट किसके अंदर अपन यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोसिफेलिस की सर्जरी के अंदर करते हैं। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ए एक्सेसिव सीएसएफ इनटू द ब्रेन वेंट्रिकल। ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर एक्सेसिव सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होना क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा बेटा, अपने को बोला जाएगा, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोसिफेलिस से। और सर हाइड्रोसिफेलिस के अंदर मैं बात करके चलो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर इसके दो प्रकार के कोज होते हैं, एक कंजेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। कंजेनाइटल के अंदर सर क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल के अंदर एक तो डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम सर क्या होता है, एक डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम के अंदर बेटा सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। एक बड़ा एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम होता है। एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, फोरामेन मैग्नम क्या हो जाएगा बेटा, तो फोरामेन मैग्नम में बेटा इसका क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाता है, किसके अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। इसके द्वारा प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा किसका बेटा, ब्रेन स्टेम का, मेडुला ऑब्लंगेटा का, और पोन्स का, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। और ये भी नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का हाइड्रोसिफेलिस कोज करता है। अगर मैं बात करूँ चलो बेटा सेकंड है कंजेनाइटल के बाद एक्वायर्ड कोज। एक्वायर्ड कोज के अंदर अपना आता है एक तो ब्रेन ट्यूमर आता है, मेडुलोब्लास्टोमा के कारण हो सकता है सर। एक बेटा अपना आता है मेनिंजाइटिस के अंदर कोज हो सकता है क्या, हाइड्रोसिफेलिस से। अगर बेटा दो प्रकार का होता है, कम्युनिकेटिंग होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होती, या तो बेटा प्रोडक्शन में एब्नॉर्मलिटी आई है या एब्जॉर्प्शन में एब्नॉर्मलिटी आई है। नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई ना कोई बेटा जो पाथवे है, सीएसएफ फ्लो है, उसके अंदर क्या आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। क्या आ गई बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, और उसके कारण क्या हो गया है, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो गया है। कहाँ पर है, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर, तो ये कॉज करेगा हाइड्रोसिफेलिस को। हाइड्रोसिफेलिस के अंदर अगर मैं बात करें चलो जो बच्चा है, अगर बच्चे के अंदर हो रहा है तो उसका जो साइज है बेटा हेड का जो सर्कमफ्रेंस है वो इंक्रीज होता है। क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा मोर देन
2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट में बेटा एक मैकवन साइन देखने को मिलता है। मैकवन साइन होता है जब अपन परक्यूशन करते हैं तो क्रैक पोर्ट साउंड आती है। फ्रंटल क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। सनसेट आई देखने को मिलती है। सनसेट आई क्या होती है, ऐसा जो लोअर पोर्शन ऑफ आई है वो कवर कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, लोअर पोर्शन आई को कवर कर लेती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात कर चलूँ, बच्चे के अंदर सबसे पहले इरिटेबिलिटी, लिथार्जी, ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस वगैरह देखने को मिलते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या रहता है, अगर कम्युनिकेटिंग की मैं बात कर चलूँ बेटा, एसिटाजोलामाइड देके चलते हैं सर, ये क्या करेगी, प्रोडक्शन को कम कर देगी और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट वन सर अगर बेटा शंटिंग अप्लाई करके चलेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर, एक तो वीए शंटिंग करते हैं, एक वीपी शंटिंग करते हैं। वीए शंटिंग वेंट्रिकुलर एट्रिकुलर शंटिंग होता है, डायरेक्ट ब्रेन से बेटा हार्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है। एक होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, ये भी अपन परफॉर्म करते हैं सर हाइड्रोसेफेलस के अंदर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए बेटा कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, पेलिडोटोमी करते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं, सिम्पैथोटेक्टोमी करते हैं या थाइमेक्टोमी करते हैं। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश, राइट आंसर देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिएगा थाइमेक्टोमी करते हैं, क्योंकि सर जो थाइमस ग्लैंड होती है वहीं से प्रोडक्शन होता है एबनॉर्मल एंटीबॉडी का। किसका बेटा, एबनॉर्मल एंटीबॉडी का। और एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने के कारण एसिटाइल कोलिन का क्या नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाता बेटा अपने चैनल के साथ और न्यूरोमस्कुलर डिजीज को कोज कर देता है। उस डिजीज को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा व्हाट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म, पार्किंसनिज्म का अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है सर, पार्किंसंस क्या होती है बेटा, इसके अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और डोपामिन का प्रोडक्शन होता है। एक अपनी बेसल गैंग्लिया होती है, बेसल गैंग्लिया का नाम है सब्सटेंटिया निग्रा, और सब्सटेंटिया निग्रा से बेटा प्रोडक्शन होता है डोपामिन का। अगर सब्सटेंटिया निग्रा के अंदर क्या हो जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए तो डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके कंपैरिजन में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण अपने को पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। और पार्किंसन के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है ट्रेमर से, और ट्रेमर्स भी कौन से बेटा, पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपने दादा दादी हैं माला जपते हैं तो ऐसे रोलिंग ट्रेमर देखने को मिलेंगे, और साथ में रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। द ट्यूमर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड, जो हाइलिन कार्टिलेज है उसके ट्यूमर को क्या बोला जाता है। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्टियोकोंड्रोमा बोला जाएगा क्या, ऑप्शन सेकंड है ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन थर्ड है एनकोंड्रोमा और ऑप्शन फोर्थ है कॉन्ड्रोसार्कोमा। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। ऑन्कोलॉजी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है बेटा, ऑन्कोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करके चलूं, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जो कैंसर डे होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमेशा याद रखेगा 4 फेब, 4 फरवरी को क्या किया जाता है सर, कैंसर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन बेटा, इसको सेलिब्रेट करने का जो अपना सिलसिला है कब से चलता आ रहा है, सन 2000 से 2000 से क्या चल रहा है, सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। कैंसर को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रत्येक ईयर कैंसर डे मनाया जाता है 4 फेब को। अगर मैं बात करके चलूँ, सिंपल सी बात है, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर होता है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ए सेल और टिश्यू। किसी भी सेल और टिश्यू की अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना क्या बोला जाएगा, ट्यूमर बोला जाता है। सभी को पता होगा, एक वर्ड पढ़ते हो नियोप्लाज्म, न्यू ग्रोथ होना, क्या होना, न्यू ग्रोथ होना। नेक्स्ट वन बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो बिनाइन होता है सर, एक मैलिग्नेंट होता है। जो बिनाइन होता है वो कैप्सुलेटेड होता है, ये अनकैप्सुलेटेड होता है। अगर मैं बात कर चलूं, इसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होता, इसके अंदर मेटास्टेसिस होता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात कर चलूं, ये स्लोली ग्रो करता है, ये फास्टली ग्रो करता है, ये एक स्थान पे ही रहता है, ये मूव कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। कौन सा ट्यूमर सर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर बेटा नेक्स्ट वन में बात करके चलो, जो कैंसर वर्ड है वो लिया गया है क्रैब वर्ड से। बहुत बार फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, जो कैंसर वर्ड कहां से उठा गया है, क्रैब वर्ड से उठाया गया है। और क्रैब का मीन्स होता है केकड़ा। जैसे बेटा केकड़ा चारों दिशाओं में चल सकता है, चारों दिशाओं में चल सकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में चल सकता है, ऐसे ही कैंसर भी बॉडी के अंदर चारों दिशाओं में फैल सकती है। नेक्स्ट वन अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करें चलूं, बहुत बार
पढ़ा होगा एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है सर? डिक्रीज साइज ऑफ सेल। एक होता है हाइपरट्रोफी, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर बढ़ना क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है। अगर बेटा मैं बात करके चलूं, एक वर्ड होता है एपोप्टोसिस। क्या होता है सर? एपोप्टोसिस। जिस भी बच्चे को पता हो एपोप्टोसिस क्या होता है तो फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें बेटा, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एपोप्टोसिस क्या होता है सर? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या होती है सर? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब भी सेल का टाइम आ जाता है, एक एज होती है, एक ड्यूरेशन होता है कि सेल इतने टाइम तक जीवित रहेगी, उसके बाद उसकी डेथ निश्चित है, तो प्रोग्राम सेल डेथ को बोल के चलते हैं एपोप्टोसिस से। अगर मैं बात करके चलूं सर नेक्रोसिस क्या होगा? नेक्रोसिस होता है बेटा सेल का डेथ होना, किसी डिजीज कंडीशन के कारण हो सकता है, किसी भी एब्नॉर्मलिटी के कारण सेल का डेथ होना नेक्रोसिस बोला जाता है। अब देखिएगा अगर मैं बात कर चलूं, एक वर्ड आप सुनने को मिलेगा डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल या एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ सेल। जो फॉर्मेशन होगा, जो न्यू सेल ग्रोथ होगी वो क्या होना? एबनॉर्मल होना। जैसे कि सर माइल्ड डिस्प्लेसिया में क्या होगा? जो ओरिजिन होगा न्यू सेल का वो स्लाइटली क्या होगा? डिफरेंट होगा नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। एक होता है बेटा मॉडरेट डिस्प्लेजिया। मॉडरेट डिस्प्लेजिया क्या होगा? मॉडरेटली थोड़ा सा ज्यादा होगा, चेंज देखने को मिलेगा ओरिजिन में नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। अगर बेटा सीवियर की मैं बात करके चलूं तो हमेशा याद रखेगा सीवियर के अंदर वेरी सीवियर बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। किसके अंदर है? जो ओरिजिन होगा न्यू सेल का उसकी ग्रोथ के अंदर है बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। इसको बोलते हैं सीवियर डिस्प्लेजिया। अगर सर मैं बात करके चलूं, हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूं सारे एक वर्ड होता है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया का मीन्स होता है इमेच्योर प्रोडक्शन होना। जो सेल भी प्रोड्यूस होंगे वो भी इमेच्योर सेल्स का क्या होना? प्रोडक्शन होना बोला जाता है एनाप्लेजिया। क्या बोला जाता है बेटा? एनाप्लेजिया बोला जाता है। अब देखिएगा अगर मैं बात कर चलूं बेटा ग्रेडिंग सिस्टम की, ग्रेड के अंदर क्या होता है? ग्रेड के अंदर अपन काउंट करके चलते हैं सारे। एक तो डिस्प्लेजिया को चेक करते हैं और साथ के साथ बेटा डिफरेंशिएट सेल के जो अरेंजमेंट है उसको चेक करके चलते हैं। सबसे पहले ग्रेड 1 होगी, सॉरी ग्रेड 1 के अंदर सर क्या होगा? अगर मैं बात करके चलो बेटा, सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। अगर मैं बात करूं बेटा 4 टाइप की ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 के अंदर क्या होगा सर? माइल्ड डिस्प्लेसिया होगा और वेल अरेंजमेंट होगी सेल्स की। नेक्स्ट वन सेकंड के अंदर क्या होगा सर? मॉडरेट तो डिस्प्लेसिया होगा और मॉडरेटली डिफरेंशिएट देखने को मिलेंगी, जो सेल की अरेंजमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। ग्रेड 3 के अंदर क्या होगा? सीवियर डिस्प्लेसिया होगा और सीवियर डिस्प्लेसिया के अंदर साथ साथ बेटा सीवियर डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, जो अरेंजमेंट होगा सेल्स का वो भी क्या हो जाएगा? एब्नॉर्मल हो जाएगा। और जो ग्रेड 4 होती है, हमेशा याद रखिएगा, ग्रेड 4 के अंदर एनाप्लेजिया क्या देखने को मिलेगा? एनाप्लेजिया देखने को मिलेगा और साथ में पूर्ली डिफरेंशिएट या मैं बोल सकता हूं पूर्ली अरेंजमेंट देखने को मिलेगा सेल्स का। कौन सी ग्रेड के अंदर? ग्रेड 4। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करूं स्टेजेस ध्यान से सुनिएगा। स्टेजेस क्या होती हैं? 4 स्टेजेस देखने को मिलती है कैंसर के अंदर। एक तो TNM क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन? TNM। T से ट्यूमर ऑफ साइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, M से मेटास्टेसिस है। अगर मैं बात करें चलो बेटा T1 की, T1 क्या होगा सर? T1 के अंदर अपने को देखने को मिलेगा जो साइज होगा, साइज तो ट्यूमर का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम होगा। T2 के अंदर क्या होगा बेटा? T2 के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। T3 के अंदर क्या होगा? 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। T4 के अंदर क्या होगा सर? मोर देन 5 सेंटीमीटर ट्यूबर का साइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा N क्या होता है सर? इन्वॉल्वमेंट नंबर ऑफ लिम्फ इन्वॉल्वमेंट है। N0 नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व, कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है। N1 के अंदर क्या होगा? ओनली 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व। N2 के अंदर क्या होगा? मोर देन 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व। और N3 के अंदर क्या होगा? ऑल लिम्फ नोड इन्वॉल्व। सारे के सारे लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, मेन पोर्शन ऑन्कोलॉजी का। नेक्स्ट वन सर अगर मैं मेटास्टेसिस की बात कर चलूं, M0 मेटास्टेसिस देखने को नहीं मिलेगा। M1 के अंदर बेटा मेटास्टेसिस होगा। क्या होगा सर? मेटास्टेसिस होगा। और मेटास्टेसिस होता है कैंसर स्प्रेड होना एक ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर। अगर मैं बात करके चलूं प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो स्टेज फर्स्ट होगी उसके अंदर T1 N0 M0 देखने
देखने को मिलेगी। स्टेज सेकंड के अंदर है T2N1 M0, स्टेज थर्ड के अंदर है T3N2 M0 और स्टेज फोर्थ के अंदर है अपने को देखने को मिलेगी सर T4N3 M1 देखने को मिलेगी। और स्टेज फोर्थ बेटा बहुत ही स्टेज 3 के बाद बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। अगर मैं बात करके चलूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करके चलूं बेटा, जो मोस्ट मेटास्टेसिस होता है डिस्टेंट पार्ट के अंदर किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा होगा। और सस्पेक्टेड किसके द्वारा माना जाता है, लिम्फ के द्वारा माना जाता है। और मोस्टली चांसेस रहते हैं लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस होने के। अगर बेटा कोलोन का कैंसर है तो लीवर के अंदर मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। ये मैंने बात की, दो प्रकार का कैंसर होता है, एक सार्कोमा होता है, एक कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल का कैंसर है और सार्कोमा बेटा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। ये मैंने मेन बात ही समझाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन था बेटा द ट्यूमर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड है, उसको बोल के चलते हैं एनकोंड्रोमा। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट जाएगा, डायरेक्ट रट लेना। जो हाइलिन कार्टिलेज का ट्यूमर होगा उसे बोलते हैं एनकोंड्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन रीड स्टीनबर्ग टाइप सेल। अगर मैं बात करके चलूं कौन सा डायग्नोसिस होगा जिसके अंदर अपने को जरूरत पड़ती है, नीड होती है रीड स्टीनबर्ग टाइप सेल की, तो बेटा ऑप्शन फर्स्ट है नेफ्रोब्लास्टोमा। अगर किडनी के अंदर ट्यूमर हो जाए उसके अंदर चाहिए क्या, हिपेटोप्लास्टोमा। यदि किसके अंदर लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो जाए तब चाहिए हॉटकिन्स लीजिए, या लिम्फ नोड के अंदर कैंसर हो जाए तब चाहिए, या नोड हॉटकिन्स डिजीज। अगर मैं बात करके चलो बेटा याद रखेगा रीड स्टीनबर्ग टाइप सेल अपने को डायग्नोसिस के लिए चाहिए हॉटकिन्स डिजीज। और हॉटकिन्स डिजीज होती है लिम्फ नोड कार्सिनोमा। अगर लिम्फ नोड के अंदर कार्सिनोमा हो जाए उसको बोलते हैं हॉटकिन्स डिजीज। और हॉटकिन्स डिजीज के अंदर अपने को देखने को मिलता है पॉल एब्स्टीन फीवर है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंजर फीवर है। और इसके अंदर एक सप्ताह तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा और नेक्स्ट सप्ताह बॉडी का टेम्परेचर सर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज क्लास का, टेकिंग आउट ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज इज नोन एज। अगर बेटा डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए एक स्मॉल अमाउंट में, छोटी अमाउंट में एक पीस लेना, एक टुकड़ा लेना है टिश्यू का, उसे क्या बोलेंगे, बायोप्सी, डाइसेक्शन बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे या एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर इसको बोलेंगे बायोप्सी। और बेटा बायोप्सी दो प्रकार की होती है सर, एक इंसिजनल होती है, एक एक्साइजनल होती है। इंसिजनल क्या होगी, छोटा सा कट लगाएंगे और एक स्मॉल पीस को कलेक्ट कर लेंगे। एक्सटेंशन के अंदर बेटा बहुत बड़ा कट लगाएंगे और अपन क्या करेंगे टिश्यू को कलेक्ट करेंगे। किस चीज के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, उसे बोलते हैं एक्सिजनल बायोप्सी। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेना है डायग्नोस्टिक पर्पज को, उसको क्या बोलेंगे, बायोप्सी बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज के क्लास का, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर अमंग द फॉलोइंग। बिनाइन ट्यूमर का फीचर बताओ बेटा, क्या देखना, मैंने दोनों डिस्कशन कर दी, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अब जल्दी से जल्दी फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। दे आर इन्वेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये एक दूसरे में घुस जाएंगे बिनाइन ट्यूमर। दे कंस्टिट्यूएंट सेल सो एनाप्लेजिया, ये इनका प्रोडक्शन होगा इमेच्योर देखने को मिलेगा। दे आर यूजुअली वेल सर्कमस्क्राइब्ड, ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती हैं। दे आर यूजुअली नॉन एनकैप्सुलेटेड, ये एनकैप्सुलेटेड नहीं होती हैं। देखिएगा मैंने बताया जो स्लो तो ग्रोथ होगी। नेक्स्ट वन सर ये क्या रहती हैं, अनकैप्सुलेटेड रहती हैं। नेक्स्ट वन इनका मेटास्टेसिस नहीं देखने को मिलता, ये वेल अरेंज रहती हैं, वेल सर्कमफ्राइज रहती हैं। कौन सी बेटा, बिनाइन। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन किसके हैं सर, मैलिग्नेंट के हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर सी थर्ड नंबर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन किसके हैं, बाकी तीनों मैलिग्नेंट के हैं। मैलिग्नेंट एक दूसरे से पार्ट के अंदर जा सकती है, इमेच्योर प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है और अनकैप्सुलेटेड होती है। तीनों ऑप्शन किसके बेटा, अपने तीनों ऑप्शन है सर मैलिग्नेंट के। विच टाइप ऑफ कैंसर है जी द पूरेस्ट प्रोग्नोसिस, कौन से टाइप का कैंसर होगा जिसका पूरेस्ट प्रोग्नोसिस होगा, बहुत ही कम चांसेस है कि वो कंडीशन ठीक हो जाए, वो कंडीशन ठीक हो जाए। कौन सा कैंसर होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा क्या, ब्रेस्ट कैंसर होगा, पैनक्रेटिक कैंसर होगा या गैस्ट्रिक कैंसर होगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। सबसे पूरेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सी कंडीशन का होगा, कौन सी कैंसर का होगा, तो हमेशा याद रखिएगा सर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कौन सा कार्सिनोमा बेटा, स्क्वेमस सेल
कार्सिनोमा का सबसे पुअरेस्ट क्या होता है, प्रोग्नोसिस होता है। अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो गया तो ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ ओरल कैविटी अफेक्टेड विद ओरल कैंसर इज, अगर मैं बात करके चलूं ओरल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर होने के कारण ओरल कैविटी का कौन सा पार्ट होगा जो कि मोस्ट कॉमन इफेक्ट देखने को मिलता है, हार्ड पैलेट, लोअर लिप, सॉफ्ट पैलेट या टंग। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। आपने देखा होगा, अरे तानसेन खाते हैं, कुबेर खाते हैं, लगाते हैं या नहीं लगाते। अगर मैं बात करके चलूं स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करेंगे सर, क्या लगाएंगे, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उससे क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। ओरल से बच गए तो लंग्स हो सकता है। अगर ओरल कैंसर हो भी गया, ओरल कैंसर होने से सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर रहते हैं, लोअर लिप रहेगा, हार्ड पैलेट रहेगा, सॉफ्ट पैलेट या टंग। हमेशा याद रखिएगा लोअर लिप, कौन सा लिप बेटा, लोअर लिप में मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं। और सर इसके अंदर सर्जरी परफॉर्म करते, कमांडो सर्जरी, याद रखिएगा जिंदगी के अंदर कौन सी सर्जरी, कमांडो सर्जरी। अपन हाफ पार्ट होगा बेटा, मेस्टोइड को हाफ को कट करते, टंग को करते हैं, लिप्स वगैरह को कट कर देते, कौन सी सर्जरी होगी, कमांडो सर्जरी, ओरल कैंसर के अंदर परफॉर्म की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कैंसर द मोस्ट, सबसे ज्यादा कैंसर डेवलपिंग होने के चांसेस पैनक्रियाज के अंदर है, कौन से पार्ट के अंदर रहेंगे, हेड, बॉडी, टेल, इक्वल चांसेस ऑल पार्ट, सभी पार्ट में बराबर चांसेस रहेंगे। टेल में भी हो सकता है सर, अपना बॉडी में भी हो सकता है सर, और हेड में भी हो सकता है। कितने कितने, 33 33 33, ये रहेगा क्या, राइट आंसर दीजिएगा। सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं हेड ऑफ पैनक्रियाज रहेंगे क्या, टेल रहेंगे क्या, या बॉडी रहेगा। हमेशा याद रखेगा जो हेड पार्ट होता है वो किसका, पैनक्रियाज का, वहां से एंजाइम रिलीज होते हैं, वो काम करता है एक्सोक्राइन का। और जो टेल पार्ट होता है बेटा वो काम करता है एंडोक्राइन का, वहां से आएंगे हार्मोन से, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा, डेल्टा सेल। और अपना अगर मैं बात करके चलूं ये सारी की सारी सेल होंगे, यहां से क्या आते हैं सर, हार्मोन्स आते हैं। 1% काम करता है एंडोक्राइन का, 99% काम करती है पैनक्रियाज किसका, एक्सोक्राइन का। इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। और सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं हेड ऑफ पैनक्रियाज, और इसका भी पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर पैनक्रियाज के हेड के अंदर क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसके ठीक होने के चांसेस भी मिनिमम रहते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। ऑप्शन 1 है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, कोई क्लाइंट है उसको बहुत ज्यादा क्या है सर, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गई है गैस्ट्राइटिस के अंदर, स्टमक के अंदर, क्या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है, अगर एच पाइलोरिक एक बैक्टीरिया होता है जो कि पेप्टिक अल्सर कोज करता है। अगर बेटा लगातार पेप्टिक अल्सर कोज होते रहेंगे तो गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, क्या बिल्कुल होने के चांसेस रहेंगे। हायर सोशल इकोनॉमिक क्लास है, अगर ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है, बड़ा आदमी है, पीएम मोदी है, या मैं कोई भी बात करके चलूं अपन मुकेश अंबानी वगैरह हैं, ऐसे लोग हैं, बड़े आदमी हैं, इनको जरूरी है क्या कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो। इनकी किसी बुक के अंदर ऐसा पढ़ा कि आप लोगों ने बड़े आदमियों को गैस्ट्रिक कैंसर होता है। ऑप्शन 4 है हेरिडिटरी नॉट पाइलोरिस कोलोन कैंसर सिंड्रोम, या हेरिडिटरी जन्म से ही है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, नॉन पाइलोरिस कोलोन कैंसर हो सकता है। तो राइट आंसर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो और आंसर देने की कोशिश किया करो। हायर सोशल इकोनॉमिक क्लास के अंदर ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं कि उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोलोरेक्टल कैंसर, कौन सा रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है कि उसके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर होने के रिस्क रहे। ऑप्शन 1 है लो इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, उसने क्या किया है सर, लो इंटेक किया है डाइटरी फाइबर। अगर डाइटरी फाइबर कम लेगा तो उसके कारण गैस्ट्रिक कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है क्या। ऑप्शन 2 है लो इंटेक ऑफ रेड मीट, अगर उसने लो इंटेक किया है रेड मीट को, उसके कारण हो सकता है क्या। ऑप्शन 3 है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज है, उसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है क्या। या एस्पिरिन थेरेपी लेने से कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। देखना बेटा बाउल सिंड्रोम से भी होने के चांसेस, एस्पिरिन से भी, लेकिन सर मोस्ट कॉमनली किससे होगा, लो इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, क्योंकि बेटा कम डाइट लेंगे और इंटेक फाइबर लेंगे, कम फाइबर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बनेगा, और कॉन्स्टिपेशन बनेगा प्रोलॉन्ग टाइम तक। अगर कॉन्स्टिपेशन बना रहा उसके
कारण होता है इंफेक्शन, और इंफेक्शन होगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लगातार क्या देखने को मिलेगा, जो अपना भी कोई भी मटेरियल है स्टूल वगैरह वो जमा होता रहेगा और वहां वाले एरिया की जो सेल्स वगैरह उनकी डेथ कर देगा, और वहां पर एब्नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है सेल और टिश्यू की। तो ये क्या कर सकता है सर, लो इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर क्या होता है, मोस्ट अपन बोल सकते हैं वन ऑफ द रिस्क फैक्टर होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, अर्ली साइन ऑफ ए कैंसर ऑफ लंग्स इज, कि लंग्स की कैंसर हो जाए उसका अर्ली साइन क्या है, हेमोपोटाइसिस है, परसिस्टेंट कफ है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, चेस्ट इंड्रेविंग है। फटाफट अर्ली साइन पूछा है, अर्ली साइन तो सारे के सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन सर अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा बेटा, लंग्स कैंसर क्यों हो सकता है, अरे सर स्मोकिंग के कारण मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं क्या होने के, कैंसर होने के, और कैंसर हो भी गया तो अपने को क्या करना है सर, एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, और सारे अगर मैनेजमेंट में लोबेक्टोमी करके चलते हैं, क्या करके चलते हैं, लोबेक्टोमी करके चलते हैं, या सर अपन बोल के चलते पूरे के पूरे लंग्स को ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, न्यूमेक्टोमी कर सकते हैं। तो फर्स्ट अर्ली साइन देखने को मिलता है कौन सी कैंसर के अंदर सर, कौन सी कैंसर के अंदर, लंग्स कैंसर के अंदर परसिस्टेंट कफ, कफ लगातार बनी रहेगी, अर्ली साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद एड्स आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, अगर कोई क्लाइंट है एड्स का क्लाइंट है उसको सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा मेनिंजियोमा, हिपेटोसेलुलर कैंसर, कैपोसिस सार्कोमा या कोलोरेक्टल कैंसर। फटाफट एचआईवी वाला पेशेंट है, एचआईवी का पेशेंट है, उसके इम्यूनिटी पावर क्या हो गई सर, डिक्रीज हो गई है, इम्यूनिटी क्या हो गई, लॉस हो गई, इम्यूनिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। अगर इम्यूनिटी लॉस हो गई तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, बहुत बार पढ़ा होगा एचआईवी के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा एचआईवी के कारण कौन से प्रकार का कैंसर जो कि देखने को मिलता है, कैपोसिस सार्कोमा। कौन सा बेटा, कैपोसिस सार्कोमा, और सार्कोमा होता है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर। किसका कैंसर बेटा, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन इज, अगर बोन के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमा बोलेंगे, या सर रेबिडोमायोसार्कोमा बोलेंगे, या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा बोलेंगे, या इविंग सार्कोमा बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर, सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। कौन सा ट्यूमर सर, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया और वो भी किसके अंदर, बोन के अंदर है, तो उसे बोल के चलेंगे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, all of the following assessment may be necessary for a patient who first प्रेजेंट विद ए ब्रेस्ट लंप एक्सेप्ट है। अगर मैं बात करके चलूँ, अगर कोई क्लाइंट है और उसने एसेस किया है कि ब्रेस्ट लंप है तो कौन कौन से असेसमेंट उसके लिए जरूरी होंगे, नेसेसरी होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है फाइन नीडल एस्पिरेशन रहेगा क्या, ऑप्शन सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड रहेगा क्या, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट इन सुपाइन पोजीशन रहेगा, या चेस्ट एक्सरे। कौन सा जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा असेसमेंट नेसेसरी नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा FNA फाइन नीडल एस्पिरेशन बिल्कुल करा के चलते हैं। ब्रेस्ट लंप के अंदर एग्जामिनेशन भी करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड का, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी करके चलते हैं। सर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है 20 साल से स्टार्ट कर देते हैं। कब से बेटा, 20 साल से स्टार्ट कर देते हैं सर। और बेटा एवरी मेंस्ट्रुएशन के 7वें से 10वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7वें से 10वें दिन अपने को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होता है पर मंथ, प्रत्येक मंथ। और इसके अंदर अपने को जरूरी नहीं रहेगा चेस्ट एक्सरे। क्या जरूरी नहीं रहेगा सर, चेस्ट एक्सरे जरूरी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर रिस्टोरिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आर्म ऑन द अफेक्टेड साइड आफ्टर मेस्टेक्टोमी। यहाँ पर बेटा मेस्टेक्टोमी है, सॉरी टाइपिंग में गलती होगी, मेस्टेक्टोमी है यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग इंटरवेंशन, कौन सी फॉलोइंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगी, ठीक रहेगी रिस्टोरिंग करने के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग। अगर बेटा मेस्टेक्टोमी की है, रिमूव कर दिया है एक साइड की ब्रेस्ट को, तो कौन सी एक्सरसाइज होगी, कौन सी इंटरवेंशन होगी जो कि बेटा ठीक रहेगी, क्या करने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आर्म को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है स्लीप ऑन द अफेक्टेड साइड। अगर अपन स्लीप ऑन द अफेक्टेड साइड, जहां से मेस्टेक्टोमी में कि उसी साइड सो जाएंगे तो ठीक रहेगा क्या। ऑप्शन सेकंड है प्लेस डेली आइस पैक्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लिम्फेडेमा।
और अपन आइस पैक को डेली अप्लाई करेंगे कम करने के लिए लिम्फ एडिमा को। ऑप्शन 3 है टीच पैसिव एक्सरसाइज विद अफेक्टेड आर्म इन द डिपेंडेंट पोजीशन। उसको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, समझाएंगे कि पैसिव एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है अफेक्टेड आर्म से और डिपेंडेंट पोजीशन में। ऑप्शन 4 है डू पोस्ट मेस्टेक्टोमी एक्सरसाइज टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। ना तो बेटा अफेक्टेड साइड सोने से कुछ होगा, ना ही आइस एप्लीकेशन करने से होगा, ना ही क्या होगा इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन के लिए अपने को टीच करना है, उसको समझाना है। क्या करना है बेटा, उसको अपने को टीच करना है। और टीच क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, टीच पैसिव एक्सरसाइज विद अफेक्टेड आर्म। अफेक्टेड आर्म से पैसिव एक्सरसाइज करनी है डिपेंडेंट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, डिपेंडेंट पोजीशन में। लेटे लेटे भी कर सकती है, सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी, सीटिंग में भी कर सकते हैं। अपने हैंड को क्या करना, मूवमेंट करते रहना है, तो इससे क्या होगा, एप्रोप्रिएट एक्शन होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट कॉमनली सीन कार्सिनोमा इन एल्डरली मेल। एल्डरली मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कौन सा देखने को मिलता है, ओरल, लंग्स, टंग या प्रोस्टेट है। तो बेटा सभी को पता होगा एल्डरली मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है सर। कौन सा होता है, प्रोस्टेट एंटीजन होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अपन टेस्ट परफॉर्म करके चलते हैं। और अपन अगर मैं बात करके चलो, टेस्टिस जो होगा सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देते हैं कि मेल के अंदर 15 ईयर से, कब से बेटा, 15 साल की एज से उसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट कॉमन है कार्सिनोमा एल्डरली मेल के अंदर कौन से होने के चांसेस है, प्रोस्टेट। नेक्स्ट जरूर करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर क्या होगा, पीएसए होगा, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन होगा, चेस्ट सीटी होगा, नेक्स्ट वन एक्सरे होगा या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, पीएसए होगा। क्या होगा बेटा, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होगा सर। क्या होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या रहेगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेगा प्रोस्टेट कैंसर के लिए। फर्स्ट वन राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर इज। रिस्क फैक्टर किसके अंदर रहेंगे, प्रोस्टेट कैंसर होने के, एल्डर के अंदर रहेंगे। और एल्डर अपन बोल के चलेंगे ओल्डर देन 65 ईयर, फैट रिच डाइट लेने से, बीपीएच लेने से, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी स्टोन से, पीछे से जो हिस्ट्री चली आ रही है उसको यूरिनरी स्टोन है, किडनी के अंदर स्टोन से प्रेजेंट है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, किडनी के अंदर, उसके अंदर स्टोन से हो सकती है, उसके कारण हो सकता है क्या, प्रोस्टेटिक कैंसर। बीपीएच के कारण हो सकता है क्या, फैट रिच डाइट के कारण हो सकता है, या ओल्डर देन 65 ईयर। तो राइट आंसर जाएगा सर ओल्डर देन 65 ईयर के अंदर रिस्क फैक्टर रहेगा प्रोस्टेटिक कैंसर होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, इंसर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स डायरेक्टली इनटू द टिश्यू इज नोन एज। अगर मैं बात करके चलूं, इंसर्शन किया है रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स का डायरेक्टली इनटू द टिश्यू इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, कीमोथेरेपी या माइक्रोवेव थेरेपी। देखिएगा बेटा अगर मैं बात करके चलूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडिएशन थेरेपी की अगर मैं बात करूं, चलो दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल सर क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, एक्सटर्नल को बोलते हैं टेलीथेरेपी और इंटरनल को बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। एक्सटर्नल के अंदर क्या करेंगे, जो भी इंप्लांट करते हैं उसको आउटसाइड द बॉडी करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा, आउटसाइड द बॉडी करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है लिनेके और इसका साइबर नाइफ भी बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। अगर मैं इंटरनल की बात करके चलो, इंटरनल बेटा दो प्रकार की होती है और इंटरनल के अंदर सर अपन क्या करके चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल को ब्रैकीथेरेपी बोला जाता है। और बेटा इसके अंदर जो भी इंप्लांट करते हैं इनसाइड द बॉडी करते, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर करके चलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, शील्ड और इंसल्ट होती है, सॉलिड और लिक्विड होती है। अगर मैं बात करके चलो ध्यान से समझिएगा, अगर एक्सटर्नल थेरेपी दे रहे हैं तो अपने को क्या करना है, मार्क करना एरिया को। मार्क को बेटा वॉश कर सकते हैं, किससे, सोप से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक का यूज नहीं करना, डायरेक्ट सनलाइट में लेके नहीं जाना, ये नर्सिंग रोल रहेंगे, उसको समझाना है। अगर मैं इंटरनल की बात करके चलो, इंटरनल के अंदर हमेशा याद रखिएगा क्या क्या एडवाइस करना है। सबसे पहले तो एक नर्स पे एक पेशेंट होगा, नेक्स्ट वन बेटा 30 मिनट देनी होंगी एक नर्स को एक शिफ्ट के अंदर, 6 फीट का डिस्टेंस रहेगा, 16 साल से कम उम्र के बच्चे को मिलने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन प्रेग्नेंट नर्स की कभी भी ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर बेटा इम्प्लांट जो किया है अपन ने वो क्या हो जाए, डिसलॉज हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, तो उसको लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से अपने को कलेक्ट करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इंसर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, डायरेक्टली बॉडी के अंदर किया है तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और
इंटरनेट रेडिएशन थेरेपी को बोलते हैं सर ब्रैकीथेरेपी। कौन सी थेरेपी बेटा? ब्रैकीथेरेपी। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।